नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी अपनी तैयारियों में ज़ोरों शोरों से जुटे हुए हैं। आज हम लोग जो एसएससी के नए पैटर्न पे, एडिक्विटी के पैटर्न पे जो चैप्टर्स ऐड हुए हैं, हालांकि ये चैप्टर मेंस में टीसीएस भी पूछता था, जैसे कि परमुटेशन, कम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है और स्टैटिस्टिक्स है। तो ये सारे के सारे चैप्टर एसएससी जो टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी तब मेंस में पूछा करता था, लेकिन अभी जो सिलेक्शन फेज के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके अंदर ये प्रीलिम्स में भी पूछा गया है और बहुत तकड़ी उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये सीजीएल 2025 के प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो बच्चों आओ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ये प्रोबेबिलिटी का बेस है। अगर ये नहीं पढ़ा है तो प्रोबेबिलिटी आपसे नहीं होगी। तो पहले परमुटेशन कम्बिनेशन आपको अच्छे से सीखना होगा, फिर आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। मेरे साथ अभी ऑफलाइन भी कुछ बच्चे बैठे हैं, तो मेरा ध्यान आपकी तरफ कम और इन बच्चों की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। परमुटेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और कॉम्बिनेशन को बोलते हैं संचय। परमुटेशन, क्रमचय और कॉम्बिनेशन को बोलते हैं संचय। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे घबराते हैं कि पता नहीं परमुटेशन कम्बिनेशन क्या ही चीज़ है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। आप लोग जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में बढ़ेंगे आपको लगेगा कि यार हम लोग फालतू में इसके क्वेश्चंस छोड़ रहे थे। इनफैक्ट अभी भी बच्चे मेरे पास जब मॉक टेस्ट करके आते हैं तो इतने आसान आसान क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, मेरे को लगता है यार ये क्या छोड़ के आ गया तुम। आसान बिल्कुल 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो 2 नंबर फ्री के होते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन और कम्बिनेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी चीज़ में बच्चे को रहती है कि भाई परमुटेशन लगाएं या कम्बिनेशन लगाएं। सवाल में ये समझ ही नहीं आता है कि कौन सा लगाएं, परमुटेशन लगाएं या कम्बिनेशन लगाएं। तो इसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, आप बिल्कुल जीरो लेवल है, ना परमुटेशन ना कम्बिनेशन आपको पता ही नहीं है। जैसे इसकी हिंदी भी बता रही है, परमुटेशन का मतलब है क्रमचय, मतलब क्रम से लगाना। ठीक है। इसको अगर परमुटेशन को मैं इंग्लिश में सिंपल भाषा में बोलूं तो इसका मतलब है अरेंजमेंट। किसी भी चीज का हमको अरेंजमेंट करना है तो वहां पे लगेगा परमुटेशन, और जहां पे हमको सिलेक्शन करना है वहां पे लगेगा हमारा कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। आराम आराम से एक एक चीजें बताऊंगा, जब तक मैं बोलता जाऊं तब तक आपको लिखना नहीं है। ठीक है। तो तुम लोग लिखने लग जाते हो। पहले इधर इधर खोपड़ी में घुसाना है, जब यहाँ घुस गया है उसके बाद तुम्हें लिखने के लिए टाइम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप लिख सकते। तो आपको ये बात हर एक क्लास में ध्यान रखनी है, जब तक टीचर बोल रहा है तब तक बिल्कुल कंसंट्रेशन से समझो और यहाँ पे फीड कर लो। उसके बाद में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है ना, लिख तो आप कभी भी सकते हो। क्लास रिकॉर्डेड भी हो जाएगी, लाइव हो जाएगी या अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, वहाँ जाके भी देख सकते हो, ऐप पे देख सकते हो। बट जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो आपके यहाँ पे फीड होनी बहुत ज़रूरी है। वो फीड होगी तो लिखने का टाइम तो आपको कभी भी मिल जाएगा। और इवन कोई भी क्लास हो, आपको हमेशा पहले टीचर को सुनना है, उसकी एक एक बात को सुनना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के हिसाब से। चाहे वो क्लास ऑफलाइन ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, हर एक टीचर को इतना एक्सपीरियंस है कि वो क्लास के है ना अंदर ही बातों बातों में बता देता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोग मिस कर जाते हैं। ऑनलाइन क्लास आप ले रहे हो, मैं ये मानता हूँ कि क्लास आप 1.5 या 2x पे ना लें, आप 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 पे ले लें, ताकि आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो दिमाग में अंदर फिट हों। ऐसा नहीं है कि आप भागम भाग में ले जा रहे हैं क्लास, तो जितनी जल्दी आप क्लास को ग्रैब करेंगे उतना ही जल्दी आपके दिमाग से वो निकल जाएगा। इसलिए चीज़ों को टाइम देना है, अच्छे से समझना है। ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हो तो मैक्सिमम 1.25 पे लेनी है। ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पे मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, एक अरेंजमेंट और एक लिखा है सिलेक्शन। जैसे बच्चों एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आपके पास
4 अल्फ़ाबेट हैं ABCD, या यूं कह लो ये 4 पर्सन्स है मेरे पास ABCD, 4 व्यक्ति हैं ABCD, ठीक है। अब मुझे इनमें से 3 व्यक्तियों का सिलेक्शन करना है, खाली 3 व्यक्तियों का। तो किस किस प्रकार से कर सकता हूं आप लोग बताएंगे मुझे। सबसे पहला बताओ भाई, क्या लिख सकता हूं? 3 व्यक्ति निकालने हैं मुझे इन चारों में से। ABC, वेरी गुड। ABC को मैं निकाल सकता हूं। उसके बाद BCD को निकाल सकता हूं, और CDA को निकाल सकता हूं, और बताओ ABD को निकाल सकता हूं, ABD को निकाल सकता हूं, और बताओ, करो शाबाश कोशिश। ACD क्या तीनों व्यक्ति इसमें आ गए हैं? और बताओ। 4 व्यक्ति हैं, 4 में से किन्हीं 3 का ग्रुप बनाना है। कितने तरीकों से मैं उनको सेलेक्ट कर सकता हूं, वो ग्रुप बना सकता हूं? 4 ही तरह से, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। किन्हीं व्यक्ति का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। ये सिलेक्शन है कि मैंने 4 में से 3 व्यक्तियों को चूज किया है, सेलेक्ट किया है। किस किस तरीके से कर सकता हूं? पहले तीनों को ले सकता हूं, आखिरी तीनों को ले सकता हूं, CDA को, ABD को। अब आती है बात अरेंजमेंट की। मैं कहूं इन चारों में से कोई 3 व्यक्ति उठा के कितनी तरीकों से अरेंज कर सकता हूं। अरेंज करने का मतलब है कि ABC जो है, क्या मैं इसको AC भी लिख सकता हूं? मेरे को उनको बिठाना है, जैसे ये बेंच है, तो 3 व्यक्तियों को बिठाना है। पहले नंबर पे A, फिर B, फिर C बिठा दिया। लेकिन अब मैंने दूसरा तरीका क्या है अरेंज करने का? पहले पे A को बिठा दिया, BC को मैंने एक्सचेंज कर दिया, CB कर दिया। क्या इसके अलावा A को फर्स्ट नंबर पे फिक्स करके और कोई अरेंजमेंट बन सकता है क्या? CB नहीं, A को फर्स्ट पे फिक्स करना है। खाली 3 व्यक्ति हैं, 3 ही जगह हैं, आपके पास 3 कुर्सियां हैं, उन पे 3 व्यक्तियों को बैठाना है। आपने A को पहले पे फिक्स कर दिया, BC या CB, और कोई तरीका नहीं है। जैसे पहले पे हमने B को फिक्स कर दिया, तो CD या फिर DC। B के बाद क्या आ सकता है? DC। C को फिक्स कर दिया तो AD, और A को फिक्स कर दिया तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे तो मैंने A को फिक्स किया है। अब अगर मैं यहाँ पे B को पहले फिक्स कर दूं, B को, तो BCA बन सकता है, और क्या बन सकता है? BAC। ये आपके पास 2 तरीके और बन गए। यहीं पे अगर मैं C को फिक्स कर दूं तो CAB और CBA भी बन सकता है। यानी कि ये जो 3 व्यक्ति हैं ABC, इसको मैं अरेंज कर सकता हूं। A को फिक्स करके CB, B को फिक्स करके CA, AC, C को फिक्स करके AB, BA। यानी 6 तरीकों से मैं अरेंज कर सकता हूं 3 व्यक्तियों को, खाली ABC को। ABC का मैंने ग्रुप बनाया, और उनको बैठाने के तरीके ये 6 तरीके हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं BCD का ग्रुप ले लूं, 3 व्यक्ति BCD जो उठाए हैं, इसको मैं BDC में कर सकता हूं, और CBD और CDB, फिर DBC और DCB। ये आपके पास 4 तरीके और आ जाएंगे। टोटल BCD को भी 6 तरीके से बैठा सकता हूं। इसी प्रकार से इसको भी 6 तरीके से बैठा सकते हैं। ACD, ADC, ये तो हो गया। D, DAC, DCA, इनके 4 तरीके हो गए, और 4 2 6, और इसके BAD, PDA, DAB, DBA। टोटल आपके पास बच्चों 6 चौके 24 तरीके हो गए। इन 24 तरीकों से
आप 4 में से 3 का ग्रुप बना सकते हैं। ये क्या है? अरेंजमेंट है, परमुटेशन है। कितनी परमुटेशंस हो सकती हैं टोटल? 24। कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं टोटल? 4। तो कॉम्बिनेशन में ये मैटर नहीं करता कि उनकी बैठने की पोजीशन क्या है, खाली हमें चाहिए ग्रुप। लेकिन परमुटेशन में ये मैटर करता है कि वो अरेंज किस हिसाब से हुए हैं, कौन सी पोजीशन पे कौन बैठा है। बात क्लियर है? मैं आऊँगा फॉर्मूलों पे भी आऊँगा, इसको शॉर्ट में भी कराऊंगा, क्योंकि हर बार हम ये चीज़ करके नहीं देखेंगे ना, ये बना के थोड़ी ना दिखाना है, वो तो हमसे सवाल पूछेगा। बताओ जी, 4 आदमी हैं, 4 में से 3 को चूज करना है, सेलेक्ट करना है। कितने तरीके हैं? 4। सेलेक्ट करना है 4। कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, बैठाया जा सकता है? 24। लेकिन अब ये शॉर्ट में कैसे निकलेगा, इसके लिए देखते हैं। देखो बच्चों, आपके पास, चलो पहले आपको कॉम्बिनेशन और परमुटेशन बताता हूं। NPR, इसका मतलब है n व्यक्तियों में से या n वस्तुओं में से किसी r वस्तुओं को आपको अरेंज करना है। तो हम बोलेंगे NPR, P स्टैंड्स फॉर परमुटेशन, ठीक है। इसका मतलब है नंबर ऑफ वेज in which are things can be arranged out of, बोलो, out of n things। NPR का मतलब है नंबर ऑफ वेज इन विच आर थिंग्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ n थिंग्स। n चीजों में से r चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो बोलेंगे NPR। NPR का बच्चों जो फॉर्मूला है वो रहेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एक नई टर्म आ गई, क्या टर्म आई? फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है फटाफट देखेंगे। फैक्टोरियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रम गुणित। क्या बोलते हैं? क्रम गुणित, फैक्टोरियल। अब क्रम गुणित, इसकी हिंदी बता रही है हमें कि क्या करना है, क्रम से गुणा करना है। फॉर एग्जाम्पल 4 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का निशान है बच्चों। इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन है, बट मैथ का ये फैक्टोरियल का साइन है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर ज्योमेट्री की बात चल रही होगी तो ये एंगल 4 है, बट अगर फैक्टोरियल की बात चल रही है तो ये फैक्टोरियल 4 है। ये आपको सवाल में पता चल जाएगा कि किसकी बात चल रही है, बट 99% आपको फैक्टोरियल के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज ही करेगा। इसका मतलब है 4 को गुना करना है क्रम से नीचे तक, 1 तक। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, आंसर क्या आ गया? 24। मुझे 3 फैक्टोरियल निकालना है। 3 गुना 2 गुना 1 क्या आ गया? मुझे 2 फैक्टोरियल निकालना है। 2 गुना 1 क्या आ गया? 2। मुझे बताओ 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 गुना 1 1 ही हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे सवाल आता है कि 0 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 होगा। क्यों? सवाल आता है कि 0 फैक्टोरियल 1 होगा, है? कुछ भी गुना नहीं करना, क्यों नहीं करना? मैंने कहा है ना, फैक्टोरियल का मतलब है जिस नंबर से 1 से लेकर 1 तक गुना करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। अब अगर 0 गुना 1 करते हो तो क्या बन जाएगा? लेकिन आप तो कह रहे हैं 0 फैक्टोरियल 1 होता है। फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कहाँ होती है?
अगर फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 हो तो 1 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, लेकिन जीरो फैक्टोरियल क्या होता है 1। लॉजिकली हाँ भाई, भूल गया हाँ भाई पवन, नहीं मालूम, दिख रहा है तुम्हें कुर्सी बीच में तो नहीं आ रही, तो इधर कर लेना है तो जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, क्यों होता है आओ तुम्हें लॉजिकली बताता हूँ, ठीक है। जैसे बच्चों ये है 4 फैक्टोरियल, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुना 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को मैंने क्या लिख दिया 4 गुना 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ जी। ये कितना है 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 गुना 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। बेसिकली हम n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, जैसे 10 फैक्टोरियल है उसको लिख सकते हैं 10 गुना 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 फैक्टोरियल का मतलब है 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 1 तक, है ना। 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 1 तक, ठीक है। तो अब n फैक्टोरियल हो गया n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 2 गुना 1 फैक्टोरियल, और मुझे बताओ 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 गुना 0 फैक्टोरियल, होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी। 1 फैक्टोरियल बराबर 1 गुना 0, इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो n की वैल्यू 1, 1 फैक्टोरियल बराबर 1 इंटू 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल। अब ये आ गया बच्चों 1 फैक्टोरियल कितना है, अभी निकाला था 1 फैक्टोरियल कितना है 1, 1 बराबर 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, यानी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई, ये मैथमेटिकल लॉजिक है कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, बट अगर एक्चुअल में मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो 0 फैक्टोरियल कुछ होता ही नहीं है भाई। फैक्टोरियल का मतलब ही है कि उस नंबर की डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई की जाए, बट 0 का डिसेंडिंग ऑर्डर तो माइनस की तरफ जाएगा, है ना जी। तो ऐसा कुछ प्रैक्टिकली नहीं एग्जिस्ट करता है, बट मैथमेटिकली ये चीज़ 0 फैक्टोरियल बराबर 1 एग्जिस्ट करती। बात क्लियर होगी सबको, ठीक है। तो अब आपको कोई भी फैक्टोरियल निकालना है आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। कुछ एक फैक्टोरियल आपको लगभग 8-9 फैक्टोरियल तक वैल्यूज अगर पता हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा, पता नहीं है तो एटलीस्ट ये हो कि देखने पर आपके दिमाग में आ जाए। जैसे हमने यहाँ पर 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 6, 24, 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 24 गुना 5 120, 6 फैक्टोरियल 720, 8 फैक्टोरियल ये 5040 हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल सॉरी, है ना, 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50, 5040, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा 40,320, ना 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 9 फैक्टोरियल 9 से गुना कर दोगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 9 चौके 36, यही हो जाएगा। और 10 फैक्टोरियल में खाली इसको 10 से ही गुना करोगे, बात क्लियर है बच्चों। तो ये हो गए फैक्टोरियल का कंसेप्ट, क्रम गुणित का कंसेप्ट, ये बहुत ही आसान था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। बट प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जैसे इसने पढ़ रखा था कि 0 फैक्टोरियल 1 है, कभी ना कभी ये भी पढ़ा होगा कि क्यों होता है, बट प्रैक्टिस नहीं की, जैसी प्रैक्टिस नहीं की भूल गया। चीज़ तो आसान है ना, एसएससी यही चीज़ है, चीज़ें बहुत आसान है। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जाए, आपको मैं कहता हूँ बहुत ही मज़ा आ जाता है और बहुत आसान लगती हैं, लेकिन वही चीज़ें आप भूल जाते हो जब आप उसको रिवाइज नहीं करते हो। तो इसलिए टाइमली रिवीजन ज़रूरी है चीज़ों की। आ जाओ वापस। अब आपको मैंने फैक्टोरियल बता दिया कि n में से अगर r चीज़ें आपको निकालनी हैं तो हम कहेंगे ये परमुटेशन है या नंबर ऑफ वेज, ये इन विच है ना r थिंग्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ n थिंग्स, n में से r चीज़ों को अरेंज करने के तरीके हैं।
हिंदी में भी लिख सकते हैं हम, n वस्तुओं में से, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को, अरेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरेंज लिख देते हैं अरेंज करने के तरीके, हाँ, व्यवस्थित करना, बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, व्यवस्थित करने के तरीके, ठीक है। एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो, आपके पास यहाँ कितने व्यक्ति थे और आपको कितनों को अरेंज करना है? 3 को। तो आपका आंसर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर आंसर आ जाएगा 4p3, 4 में से 3 को अरेंज करना है, यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल होता है 4 तिया 12 दूनी, कहीं 24 तरीके थे, 6 6 6 6, टोटल 24 तरीके से 4 में से किन्हीं 3 वस्तुओं को अरेंज किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। बात क्लियर है बच्चों? लेकिन मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताता हूँ, आपको ये फॉर्मूला लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, है ना, कि ना तो आपको डिटेल में करना, ना आपको फॉर्मूला लगाना। इससे भी आसान कंसेप्चुअल तरीका है, आपको बताता हूँ क्या कंसेप्चुअल तरीका है। क्वेश्चन स्किप नहीं, नहीं क्वेश्चन स्किप क्यों करना है? आपके पास व्यक्ति कितने हैं? 4। आपके पास सीट कितनी है? 3 सीट है आपके। आपको बिठाने हैं 4 में से कोई 3 व्यक्ति। अब पहले स्थान पर आप कितने व्यक्तियों को बिठा सकते हैं? चारों को बिठा सकते हैं बारी बारी, हो सकता है पहले को बिठा दो, हो सकता है दूसरे को, हो सकता है तीसरे को, हो सकता है चौथे को। यहाँ पे 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं, लेकिन जो यहाँ बैठ गया वो यहाँ नहीं बैठेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर पहली सीट पे बैठ गया है, ऐसा तो है नहीं उसका बहरूपिया है दूसरी पे बैठ जाएगा, है ना। तो पहली पे जो बैठ गया, अब दूसरी पे बाकी जो 3 बचे हैं उनमें से कोई एक बैठेगा। बचे कितने हुए हैं? 3। यहाँ पे 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं, और अगली पे कितने बैठ सकते हैं? 4 तिया 12 दूनी 24 तरीके हैं कि हम 4 में से 3 व्यक्तियों को अरेंज कर सकते हैं। बात क्लियर है बच्चों? तो इतना सा कंसेप्ट था परमुटेशन का, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है? ले कितनी बड़ी बता? 50 लोगों में से कितने बैठाने हैं तेरे को? 25 बैठाने हैं, तो ऐसे ले 50 गुना 49 गुना 48 गुना बैठाता रहे भाई। जितने आदमी बैठाने हैं तरीके तो इतने ही बन सकते हैं ना। यही है ना, 50p25, बॉक्स वाला ही बता रहा हूँ ये। यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 25 बॉक्स बनेंगे ना। जगह कितनी बनेगी? 25। पहले बॉक्स में पहली सीट पे 50 लोगों को बिठा सकते हैं। जो यहाँ बैठ गया वो यहाँ नहीं बैठेगा। 49 लोग बचे हुए हैं, 48 47, लास्ट में 26 तक आ जाएगा। ये हो गया, इन सब की गुना कर दे, करोड़ों अरबों खरबों में आएगी। वो वैल्यू है, उतने तरीके से 50 में से 25 बंदे बैठा सकते। नीचे क्यों आएगा? एनपीआर में, इसमें ले 50p25, इसका मतलब होगा 50 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन, बोल, n माइनस आर कितना है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 गुना 49 गुना 48 गुना डॉट 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 26 तक, और गुना 25 फैक्टोरियल डिवाइड बाय इस फैक्टोरियल। ये कट गया, ले ऊपर वाला ही तो आ गया।
सारा खेल कंसेप्ट का है। आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए और क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, दिमाग में कुछ भी आए वो पूछना है, क्योंकि पूछोगे तभी क्लियर हो गया। अब ये सवाल नहीं पूछता तो ये क्लियर नहीं होता, ये सोचता ही रह जाता, फिर आगे की चीज़ें भी समझ नहीं आती जो हम 1 घंटे और पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए जो भी डाउट आपके मन में आए तुरंत पूछो, बिल्कुल बेशर्म होके पूछो। मैं तो ये अपनी क्लास में सारे इतने सारे बच्चे बैठे होते हैं उसमें बताता था कि भाई चाहे आपके दिमाग में कुछ भी गोबर आ रहा है, आप पूछो, पूछोगे तभी क्लियर होगा। होता ये था कि पहले पहले तो जोश में सब पूछते थे 2 4 5 दिन, उसके बाद वो जोश ठंडा हुआ फिर पूछना बंद कर देते। बट एक दो बच्चे ऐसे होते थे तो पूछते रहते पूछते रहते पूछते रहते। वो ये नहीं सोचते कि दूसरा क्या सोचेगा, वो सोचना भी नहीं है, क्योंकि दूसरा क्या सोचेगा अगर ये सोचते रह गए तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। और दूसरी बात, दूसरे से हमें कोई मतलब भी नहीं होगा जब हम दूसरी जगह चले जाएंगे, है कि नहीं। अब हमें दूसरे इंसान से क्या मतलब है, जो हमारी क्लास में कभी बैठा था 10वीं क्लास में, हमने ये सोच के उस टाइम टीचर से नहीं पूछा कि ये क्या सोचेगा ये क्या सोचेगी, और आज वो क्या सोच रहा है क्या सोच रही है हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है क्या। लेकिन हमें इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि अगर उस टाइम हमने पूछा होता तो आज हमारा कंसेप्ट क्लियर होता। इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। बट कोई बात नहीं, आज से ही स्टार्ट करते हैं। जो भी डाउट आए जैसा भी आए, हालांकि मैं कोशिश ये करता चलूंगा कि कोई डाउट आए ही नहीं आ, क्योंकि मेरे को पता है क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं, वो डाउट्स मैं पहले से ही क्लियर करके चलता हूँ। बट फिर भी मैं आपको मौका दूंगा धक्के से, मेरे को पता होगा कि ये डाउट आपका आ सकता है, मैं चाहूँगा कि आप वो चीज़ें पूछें ना, ताकि आपका दिमाग लगे थोड़ा सा। तो ये आ गया भाई, चाहे 50 पे 25 कर ले चाहे 25 बॉक्स बना ले, आंसर सेम आना है, ठीक है, तरीका सेम रहेगा। और तू चाहे तो वैसे भी बैठा सकता है ABCDEF 26 तक करके, फिर A1 A2 A3 और फिर उनके बना बॉक्स। दिन चली जाएगी, रात चली जाएगी, पूरा साल चला जाएगा और तू ये बॉक्स ही बनाता रह जाएगा, है ना। क्योंकि हमने सिर्फ 4 में से 3 लोगों को अरेंज किया, हमें 10 मिनट लग गए। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, 2 मिनट तो लग ही जाएंगे। 50 में से 25 को अरेंज करने जाएंगे, इतने सारे तरीके हैं, कॉपियाँ की कॉपियाँ भर जाएंगी, है ना। क्योंकि अगर कैलकुलेशन भी करते हैं तो भी कम से कम 2-3 घंटे जाएंगे, बिना कैलकुलेटर के। कैलकुलेटर भी कह देगा बस भाई और गुना मत कर। हाँ, और आगे चल के मैं तुम्हें बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन आएगा, तो वो तभी बताऊंगा हिंट दे देता हूँ। जैसे क्या होता है कि मेरा एक दोस्त था, वो है ना, ये कौन सी है ऐप, Dream11, इसमें वो टीम बनाता था। तो कहता मैं 1 करोड़ जीतूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, जीत। फिर वो एक दो टीम बनाई उसने, और उसके वो 49 रुपए हैं वो भी वापस नहीं है बेचारे के। तो फिर उसने क्या किया कि एक दिन वो मेरे को कहता, वो इनकम टैक्स में ही था लेकिन वो किसी दूसरी पोस्ट पे था, मैथ वैथ उसका बेचारे का थोड़ा वीक ही था। तो एक दिन वो मेरे को बोलता कि यार कितनी टीमें बनती होंगी, मैं सारी बना दूंगा जितनी पॉसिबल हैं, फिर तो मेरे को 1 करोड़ मिलेगा ना। यार जितनी पॉसिबल है उतनी बना देगा तो पक्का एक टीम तेरी जीतेगी, 100% है। तो लेकिन तू बना नहीं पाएगा। कहता कितनी बनेंगी, 100 50 125 150 200 कितनी बनेंगी। फिर मैंने उसको बना के दिखाई मैंने लगाए कॉम्बिनेशन। अब बंदे कितने हैं, 11 और 11 22। 22 में से सेलेक्ट कितने करने हैं, 22 से 11 तो सीधे सीधे हो गए। 22 से 11 निकालने जाओगे, 22 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 22 माइनस 11 11 फैक्टोरियल। फिर उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन का भी पंगा है, वो और डबल हो जाएगा। फिर उसमें बॉलर इतने कर सकते हो, बैट्समैन इतने कर सकते हो, वो सारा पंगा भी है। मैंने कहा भाई साहब करोड़ टीम बनेगी कम से कम। मैं कहा बना ले करोड़ टीम। मैं कहा तेरे से टीम ही नहीं बनेगी भाई
फिर उसकी दिमाग की बत्ती खुली बस, लेकिन उसको फिर दिमाग की बत्ती इतनी खुली, उसको समझ में आ गया कि टीमें करोड़ों टीमें बन सकती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, फिर वो कहता है यार 150 तो नहीं बनेंगी। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। ये चीजें अगर उसने पढ़ी होती तो ये बात नहीं बोलता। आपके सामने कोई बोलेगा तो आप बता सकते हैं कि ले भाई इतनी टीमें बनेंगी। तो बच्चों ये तो हो गया आपका परमुटेशन, कि जिसमें नंबर ऑफ वेज इन विच आर थिंग्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ एन थिंग्स। अगर मैं बात करूं इसकी कॉम्बिनेशन की, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, ये है परमुटेशन। पहले आप इतना लिखोगे, आप कॉम्बिनेशन भी बता दूं है, ये लिखना है या बाद में लिखोगे? यूट्यूब से लिख लोगे? चलो यूट्यूब से लिख लेना, अभी समझते रहो, ठीक है। तो ये परमुटेशन था। परमुटेशन में हम कर रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, और कॉम्बिनेशन में हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ। कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला रहेगा हमारा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला रहेगा NCR। C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, P स्टैंड्स फॉर परमुटेशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, ये रहेगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। बेसिकली परमुटेशन के अंदर आप r फैक्टोरियल और जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इसका जो मतलब है, इसका मतलब रहेगा नंबर ऑफ वेज in which are things या persons जो भी हैं can be selected। वहां पे क्या था? arranged। यहाँ पे क्या है? selected। यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि आगे है पीछे है कहाँ बैठा है, यहाँ पे खाली सिलेक्शन करना है। वहां पे परमुटेशन में मैटर करेगा कि पोजीशन क्या है, अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ n थिंग्स, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो तो n वस्तुओं में से r वस्तुओं को सेलेक्ट करने के तरीके। बात क्लियर है? अब आप ध्यान से देखोगे तो NCR को मैं लिख सकता हूं 1/r फैक्टोरियल और इनटू में NPR लिख सकता हूं जी, क्योंकि NPR मैंने आपको बताया था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि NPR बराबर हो जाएगा r फैक्टोरियल इंटू NCR, है ना। मैं इस r फैक्टोरियल को इधर ले गया तो यहाँ बचा NPR, यहाँ हो गया r फैक्टोरियल इंटू NCR। बात क्लियर है? ये हो गया फॉर्मूले के फॉर्म में। ये आपको बहुत कम यूज में आने वाला है, बट आपको पता होना चाहिए। क्या पता आपसे फॉर्मूला ही पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। अब आपको दो चार बेसिक और अच्छी बातें हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे कि ये है आपके पास 5P2, इसका मतलब है 5 में से 2 चीज़ों को अरेंज करने के तरीके। इसका मतलब होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, यानी 5 गुना 4। आंसर आ गया। बात क्लियर है? लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे तो हमें बहुत सारा लिखना पड़ेगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम डायरेक्ट जो है लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे। इससे हम डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे। ये कैसे लिखेंगे ध्यान दो। ये नीचे क्या लिखा है? तो नीचे क्या लिखा है? तो 5 फैक्टोरियल को खाली 2 बार ही ओपन करेंगे। 5 फैक्टोरियल को ओपन करना स्टार्ट करूं तो 2 बार 5 गुना 4 ही आएगा, खत्म, आंसर आ गया, ठीक है। जैसे लिखा है 10P3, तो आप आंसर बताओ। बस खत्म, ये आपका आंसर।
यानी 3 बार ओपन करेंगे 10 फैक्टोरियल को, कुछ भी लिखा है, इवन 50p4 लिखा है, आंसर हो जाएगा 50 गुना 49 गुना 48 गुना 47। बात क्लियर है? ये हो गया आपका परमुटेशन। अगर आपको परमुटेशन इजीली ओपन करना है आपको, तो इस प्रकार हो सकता है। छोटी छोटी परमुटेशन होगी ना, 5p2 5p3 6p2 6p3, ये आप दिमाग में भी कर सकते हो, है ना। जैसे आपको 5p3 होगा तो 5 गुना 4 गुना 3 60 आंसर आ गया आपको। मतलब इसमें तो पेन चलाना पड़ेगा पूरा। ये अगर मेथड पता होगा तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। अब पेपर में आप सबको पता है, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कि टाइम ही है सब कुछ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पेपर ही पूरा नहीं कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नंबर नहीं आएंगे। बट आपने टाइम बचाया है, एक आपने ये चीज़ की है, एक ये चीज़ की है, दोनों में फ़र्क है। और इसको भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खाली सीखना नहीं है। जब क्वेश्चन आएगा आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप उसको एग्जाम में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब आते हैं कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन देखना जरा, 5c2, इसका मतलब है 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना। अभी बताया था NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यही था। इसका मतलब है 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल तो कट गया, क्या आ गया 5 गुना 4 बटे 2। आंसर क्या आ जाएगा आपका? बात क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगेन हम ये वाला स्टेप डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, 5c2 है, नीचे क्या लिखा है 2, 5 को 2 बार ओपन करेंगे, तो नीचे जो है उसको भी उतनी फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ, 6c3 6 गुना नीचे, ये आपका आंसर। मतलब आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपके लिए चीज़ें इजी हो जाएंगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि 8c2 8 इंटू 7 अपॉन, अब अगर ये 8p2 होता ना तो खाली 8 इंटू 7 आंसर होता, क्योंकि उसको 2 बार ओपन करना है ऊपर वाले को, लेकिन कॉम्बिनेशन में नीचे डिवाइड भी करना है, ठीक है। अब जैसे आपके पास 4 चीजें थी, मैंने आपको बताया था ना 4 चीजें थी, 4 में से 3 को हमें अरेंज करना है। अरेंज करना है तो हो गया हमारा 4 गुना 3 गुना 2, 3 बार खोल दिया 4 फैक्टोरियल को, आंसर क्या आ गया 24। लेकिन 4 में से 3 को खाली सेलेक्ट करना है, तो ये आ गया 4 गुना 3 गुना 2, लेकिन नीचे 3 गुना 2, क्या आ गया 4। बात क्लियर है? अब एक और चीज बताता हूं, अगर पीछे वाले में हम लोग देखें ना, यहाँ पे जाएं, इसमें अगर हम जाते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर ABCD 4 थे, इसका सिलेक्शन कितना है? 4 तरीके हैं, 4 तरीके हैं सिलेक्शन के, 1 2 3 4, है ना। लेकिन एक को हम अरेंज कर रहे हैं कितने तरीके से? 6 तरीके से, क्योंकि ये 3 वर्ड्स हैं या 3 लेटर्स हैं या 3 व्यक्ति हैं, तो 3 गुना 2 तरीके से इनको अरेंज किया जा सकता है। यानी इसमें अगर हम 3 फैक्टोरियल की गुना कर देते हैं तो वो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज देम। बात क्लियर है? या सिंपल रखो कि भाई अरेंज करना है तो आपका हो गया परमुटेशन, सेलेक्ट करना है तो हो गया सिलेक्शन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। तो ये आपका आ गया बच्चों कि 4p3 क्या है और 4c3 क्या है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ और, उसके बाद में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं या नोट कर सकते हैं, जो भी करना है, ठीक है। जैसे लिखा है
8p 8c कॉम्बिनेशन में लगेगा ये 8c6, इसका मतलब होगा 8c2, 8 में से 6 गया तो क्यों होता है, ये 8 फैक्टोरियल है, नीचे आएगा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, इसका मतलब होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 8 में से 2 गया 6 फैक्टोरियल, क्या बराबर होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो अगर ऐसे लिखा है आपके पास 10c7, 10 में से 7 चीजों को सेलेक्ट करना है, तो आप 10c7 नहीं निकालेंगे, आप सीधा 10c3 निकालेंगे। आपको पता है 10c3 निकालना आसान है आपके लिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2, और ये निकालोगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 है ना, खोलोगे 7 बार, फिर नीचे 7 इंटू 6 इंटू 5 है ना, 1 तक करोगे, लंबी कैलकुलेशन है। और लंबी अगर जाओगे तो 50c48 लो, लेकिन इसी को अगर हम 50c2 कर देते हैं तो ये कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी, है ना। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, NCR बराबर होगा NCN माइनस R, है ना, 50c2 या 50c48 एक ही बात होगी, NCR बराबर NC इंटू N माइनस। कोई डाउट किसी बच्चे को, डाउट है तो पूछना है, नहीं तो हम आगे बढ़े। चलूँ आगे, ये आसान था, ये कंसेप्ट था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, जो हमने लगभग पिछले आधे घंटे में सीखा है ना, 40 मिनट ही हो गए बल्कि, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कंसेप्ट ही सब कुछ है। अगर ये चीज़ आपने अच्छे से सीख ली है ना, तो प्रैक्टिस तो हो सकती है, आप खुद भी कर सकते हैं, मैं तो करवाऊंगा ही, आप खुद भी कर सकते हैं, बट ये चीज़ अगर आपके दिमाग में नहीं गई ना तो कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है। इसको आप लोग बाद में नोट कर लेना, ठीक है। फैक्टोरियल हम समझ चुके हैं, अब डिजिट बेस्ड परमुटेशन पे आ जाते हैं। जैसे मैंने वो अल्फ़ाबेट बेस्ड परमुटेशन का आपको एक एग्जांपल दिया, उसी तरह से डिजिट बेस्ड परमुटेशन भी हो सकती है। अब ये बहुत आसान है, ये क्वेश्चन आप खुद ही बता दोगे, इसका आंसर मेरे को, बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या आया, इतनी देर की कहानी थोड़ी है, इसमें 2 सवाल हैं बेसिकली, एक जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है और एक जब रिपीटेशन अलाउड। 2 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट आपके पास है ना, या 3 डिजिट का 4 से बनाना है। देखो अगर 2 डिजिट का बनाना है तो यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं, 3, और यहाँ कितने आ सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना तुम्हारे अंदर, बोल क्यों नहीं रहे हो, चलो बस देख रहे हो बैठे बैठे, पता नहीं क्या ही पूछ लिया इसमें। भाई आपके पास 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट अवेलेबल है, तो यहाँ पे तीनों डिजिट्स बिठा सकते हो, यहाँ पे 2, 3 दूनी 6। अब ये तो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अभी नंबर कौन से बनेंगे ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, बना के दिखाऊं नंबर। ये देखो पहले पे 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 2 डिजिट का नंबर बन गया, फिर 2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, ये 6 नंबर बन सकते हैं जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। लेकिन जैसे ही आप रिपीट कर सकते हैं, तो ये 2 डिजिट हैं, क्या यहाँ तीनों की तीनों आ सकती हैं, क्या यहाँ भी तीनों की तीनों आ सकती हैं, क्योंकि रिपीटेशन अब अलाउड है। इसमें आप ऐड कर सकते हैं 1 1 2 2 3 3, इतने नंबर बन सकते हैं जी, जब डिजिट का रिपीटेशन अलाउड हो गया। उसने कहा भी पहले पर भी आप 1 रख लो, दूसरे पे भी 1 रख लो, हमें कोई ऐतराज ही नहीं है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो आंसर क्या हो गया आपका, बात क्लियर है, कोई डाउट।
आसान था। आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ क्या आंसर है। पांच डिजिट का नंबर है, यहाँ पे 5 आ सकती है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 5 के 20 दिया। आपका आंसर 5p3 भी हो सकता है कि आपको 5 डिजिट में से 3 डिजिट को उठा के अरेंज करने के तरीके ढूंढने हैं। लेकिन हम क्यों फॉर्मूले पे जाएं जब हमारे पास सिंपल और आसान कंसेप्ट है ना। अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड हो जाता है तो फिर 5 5 5 आंसर आ जाएगा 125। इसका भी फॉर्मूला बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा n की पावर जितनी बार आपको लेना है, ये है ना, इसको n की पावर r हो गया है ना, कि आपके पास 5 तो नंबर हैं और आपको 3 को अरेंज करना है तो 5 का क्यूब हो जाए। ठीक है, तो सीधा आप 5 का क्यूब भी कर सकते हो या 5 गुना 5 गुना 5 भी कर। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ। ध्यान से सवाल को पढ़ना है फिर उत्तर देना है, ठीक है, समझ के। देखते हैं, वाक्यों को भी निकालने दो, करो शाबाश। थोड़ा थोड़ा दिमाग हर सवाल में लगाना बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। बताओ, आपको बोला है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। कितने डिजिट होने चाहिए? 4। तो बॉक्स कितने बनाओगे? बना दिए। 4 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, ठीक है। अब वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए 2 से। पहली कंडीशन क्या आ गई? 2 से डिविजिबल है। अब मुझे बताओ 2 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं? जिनकी यूनिट डिजिट इकाई का अंक 2 से भाग होना चाहिए। 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8। यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 में से क्या क्या है? 2 और 4। कितने नंबर हो गए? 2। ये जो यूनिट डिजिट है यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं? अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना और आगे आने वाले सभी सवालों में इसका यूज होगा। आपके पास 2 नंबर ऐसे हैं जो कि यूनिट डिजिट पर आ सकते हैं, बट एक्चुअल में जब ये नंबर बनेगा तो यहाँ पे एक ही नंबर तो आएगा, या तो आएगा 2 या आएगा 4। दोनों में से कोई एक ही नंबर तो लिखा जाएगा, है ना, यूनिट डिजिट पे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई नंबर बनाते हैं 1 3 4 2, बन गया ना जी, 1 3 4 2, ऐसे बन जाएगा 1 4 3 2। अब या तो यहाँ 2 आएगा और या यहाँ पे 4 आएगा। टोटल कितने डिजिट हैं आपके पास? यहाँ पे कितने डिजिट आ गए? 1। जब नंबर बनेगा तो एक ही डिजिट आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो आ सकते हैं, बट जब नंबर बनेगा तो कितना आएगा? 1। 5 में से एक डिजिट आ चुका है, बचे कितने? वो चारों डिजिट यहां पे आ सकते हैं, आ सकते हैं। 5 में से 2 डिजिट आ गए, 1 2, कितने बचे? 3। कितने बचे? 2 तिया
6 चौके 24 दूनी 48 ऐसे नंबर हैं जो कि बन सकते हैं इन डिजिट्स का यूज करके, डिविजिबल होंगे 2 से, सारे के सारे। ठीक है, एक और तरीके से आपको समझाता हूं, मजा आएगा। इधर देखो, शाबाश। जैसे सपोज करो मैं बोल दूं कि आपके पास 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5। मुझे बताओ कितने नंबर बन सकते हैं जो कि 2 से खत्म होते हों, यानी जिनकी यूनिट डिजिट कितनी हो। तो यहां पे क्या आना चाहिए, पक्का 2 आना चाहिए। तो 2 फिक्स हो गया, यानी एक नंबर क्या हो गया, फिक्स, एक डिजिट फिक्स हो गया। डिजिट कितनी है टोटल, एक तो फिक्स हो गई, बची कितनी, बची कितनी, बची कितनी, कितने नंबर हो गए, 24 नंबर ऐसे बनेंगे 5 4 3 2 1 का यूज करके, जिसके लास्ट में क्या आएगा बच्चों, फिक्स कर दिया 2 को। तो यहां नहीं आ सकता कहीं भी, 2 सिर्फ यहां पे आ सकता है। जैसे बच्चों मैं फिक्स कर दूं 4 को, मैंने 4 को फिक्स कर दिया, कितने नंबर फिक्स हो गए, 1, खाली 4 फिक्स हो गया। बचे कितने नंबर, डिजिट 4 बची, 3 बची, 2 बची। 24 नंबर ऐसे हो गए जो 4 से खत्म होते हैं, 24 ऐसे हो गए जो 2 से खत्म होते हैं, और हमें टोटल इतने नंबर चाहिए जो 2 और 4 से खत्म होते हों। तो क्या आ गया आंसर। अब आप देखोगे तो 2 2 2 3 3 3 4 4 4, बट यहाँ पे 1 और 1 ये 2 आ गया, क्योंकि यहाँ 2 भी आ सकता है और यहाँ पे 4 भी आ सकता है। 2 और 4 में से कोई एक नंबर आएगा। 2 आता है तो 24 बनेंगे, 4 आता है तो भी 24, टोटल 48। या सिंपल भाषा में साधारण जल्दी करने के लिए हम कर सकते हैं कि 2 से डिविजिबल यानी कि 2 नंबर आ सकते हैं। 5 डिजिट थी, 5 में से 1 यहाँ आ गया, बचे कितने, 4। 4 यहाँ आ सकते हैं, 3 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल 48 नंबर बन सकते। बात क्लियर है, इजी था। तो एक कंसेप्ट अच्छा है, इसका आंसर आ गया 48। अब आपसे कह रहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ कर दी, कि रिपीट करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मुझे बताओ क्या होगा जी, कौन बताएगा, शाबाश। हाँ भाई पवन, यहाँ कितने नंबर आ सकते हैं, कितने डिजिट आ सकते हैं, 2 अंक आ सकते हैं। यहाँ कितने आ सकते हैं, 4। टोटल कितनी डिजिट हैं, रिपीटेशन क्या है, अलाउड है, तो 4 क्यों आ सकते हैं, पांचों के पांचों आ सकते हैं ना मेरे भाई, कोई रोक थोड़ी रहा है। यहाँ पे किसी नंबर की मनाही नहीं है, कह रहे हैं सारे के सारे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, पांचों के पांचों आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 250 ऐसे नंबर बन सकते हैं 1 2 3 4 5 का यूज करके, जिसके एंड में 2 या 4 आएगा, बट स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है। एक नंबर बना के दिखाऊं, एक नंबर तो यही हो गया 5552, 1112, 1124, कुछ भी बना लो, रिपीटेशन अलाउड है। लड़का आया है शायद, हेलो, कैंपस आ गया है, अच्छा मुझे लगा स्टेशन पहुंचा है अभी। आ गया है, ठीक है, भेजता हूँ मैं किसी को, क्लास में ही बुला ले। तो जाओ उसको देख क्या काम पे है वो, नीचे बता देना किसी को, है ना। सवाल नंबर 4 पे चलें जी। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 विच आर डिविजिबल बाय 2। अब ये सबका सही होना चाहिए, सबका, करो शाबाश।
क्या आया? 360। और नीचे वाले का जब रिपीटेशन अलाउड हो गई, हम्म, करो शाबाश, आगे तरह, डन। हाँ भाई, विन है अभी तक, क्या कर रहा है ऐसे भाई साहब? कितने डिजिट का नंबर बनाना है? कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 5 डिजिट का। 1 2 3 4 5। 5 बॉक्स बना लिए। ये नंबर क्या होना चाहिए? 2 से पूर्णतः विभाजित, डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 से डिविजिबल बताओ कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। यहाँ पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं? टोटल डिजिट कितने हैं? है, यहाँ पे कितनी आ गई? 1। बची कितनी? 5। पांचों यहाँ आ सकती हैं। 4 3 2, 2 पंजे 10, 4 तिया 12 तिया 36, 360। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 360 ऐसे नंबर बन सकते हैं जो 2 से भाग होंगे। ठीक है, अगर रिपीटिशन अलाउड हो जाती है तो यहाँ पे तो 3 ही नंबर आएंगे, 2 4 और 6, बट यहाँ पे 6 के 6 आ सकते हैं। और मल्टीप्लाई करोगे 388, आपका आंसर आ जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा पड़ेगी भाई, क्योंकि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। 2 में तो पीछे 0 था, ये तो कट ही गए, है ना। 36 गुना 36 कितना होता है? 1298। 1200 गुना 3 करोगे तो 2700 तो आने से रहा, 3600 से ऊपर जाएगा। 388। हाँ वो भी ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये 27 हो गया, 6 हो गया, 8 नहीं है, तो ये 3 से डिविजिबल ही नहीं है। इनके पीछे 0 है, ये हो ही नहीं सकते, यही बच गया, है ना। बात क्लियर है बच्चों? आसान था। कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है, रट्टा नहीं मारना है कि अच्छा यहाँ 3 है, 3 लिख दिया, फिर 1 घटाना है। क्यों घटाना है, उस क्यों का जवाब आपके पास है तो पेपर में सवाल नहीं अटकेगा। चाहे एडिक्विटी आ जाए, एडिक्विटी का बाप आ जाए, नाना दादा कुछ भी आ जाए, चाहे यूपीएससी आ जाए, सारा खेल कंसेप्ट का है। और जैसे ही कंसेप्ट में गड़बड़ हुई, वहां आपके प्रॉब्लम होगी। तो होता क्या है कि जब पेपर मुश्किल आ गया कोई, उसके बाद में सवाल आपसे बन नहीं रहा है, आपने सवाल उठाया, आपको 20 30 50 सेकंड में पता चल जाएगा कि ये सवाल आपसे नहीं बनने वाला, आप उसको छोड़ दो, दिल पे तो लेना ही नहीं है, छोड़ दिया आपने। उसके बाद आप जब लास्ट में आएंगे घूम के, आपके पास टाइम बचेगा, तो ये सवाल आप अपने बेसिक कंसेप्ट से करने की कोशिश करेंगे कि बेसिक तो आपका मजबूत है ना, आपकी सारी चीजें पता है, आप पूरा बेसिक लगाएं, का सवाल बनेगा। बट अगर बेसिक अच्छा नहीं है, आपने सिर्फ रट्टे मार रखे हैं कि अच्छा ठीक है 3 नंबर है, 3 लिख दिया, 6 में से 1 कम करना है, क्यों करना है ये नहीं मालूम है, तो आपको मैंने बताया क्यों करना है, क्योंकि एक्चुअल में तो एक ही नंबर आएगा, या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6। अलग अलग भी बना सकते हो, यहाँ पे एक नंबर ले सकते हो कि 2 ही आया है, तो 120 बनेंगे, फिर 120 बनेंगे, फिर 120 बनेंगे, तीनों का जोड़ आएगा 360। बात क्लियर है? इसलिए मैंने सारी चीजें आपको अलग अलग करके भी दिखाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल ध्यान से पढ़ना है, चिड़िया की आंख है ना, ध्यान से देखनी है पूछा क्या गया है। अगर जो पूछा गया है वो नहीं आएगा तो भी समस्या है।
पहले का 1440, दूसरे का 9604। देखते हैं, लेट अस चेक। बाकी बच्चे भी करें, शाबाश, कोशिश जरूर करें, आए चाहे ना आए वो अलग बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। हाँ जी। 1440। अगला भी करो, शाबाश। when the repetition of digits is allowed। आंसर क्या आया भाई, बताओ बताओ। हाँ भाई, आ गया। तो ओड ओड डिजिट निकालनी है जी। ओड नंबर होना चाहिए, 5 डिजिट का है। यहाँ पे कितनी डिजिट्स आ सकती हैं? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। कितनी आ सकती हैं? आएंगी कितनी एक्चुअल में? 1। डिजिट कितनी है? 7। एक गई, ठीक है। अब देखो गुना करने का भी तरीका है। अब आप ऐसे मत करना 6 चौके 24, पहले 6 चौके 24 मत करना, पहले 5 की गुना करो इवन नंबर से, ताकि आपकी जीरो बन जाए। जीरो बनेगी तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 5 चौके कितना हो गया? 2 थिया, 6, 6 छिके 36, 36 चौके 144, एक जीरो थी। बात क्लियर है? इसी प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है। रिपीटिशन अगर अलाउड हो जाती है यहाँ पे तो 4 ही आएगा, 1, 3, 5, 7, बट यहाँ सातों आ सकते हैं। जो नंबर 7 से भाग हो रहा है वही आपका आंसर होगा। ये तो 12 का क्यूब है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1440 इनकी गुना है, ये तो छोटे नंबर हैं। ये तो 7 7 7 7 बड़े नंबर आ गए है ना, तो ये भी नहीं हो सकता, यही नंबर होगा। ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं, ये इतने बड़े हैं। 49 गुना 49, 50 का स्क्वायर 2500, 2500 गुना 4, 10,000 से थोड़ा सा कम होगा। अगर दूसरा ऑप्शन 9,000 कुछ होता फिर देखना पड़ता। तो ऐसा जो बच्चा करेगा कि 49 को 49 से गुना कर रहा है फिर 4 से गुना कर रहा है, तो टाइम खराब करेगा कैलकुलेशन में, फालतू में टाइम खराब। हाँ, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि जो आपने किया है वो सही है या गलत है, तब आप कैलकुलेशन करके चेक करोगे वो ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। जब आपको पता है ये आपने सही चीज की है, ये 50 50, 2500 चौके 10,000, एक ही ऑप्शन है लगभग। बात क्लियर है? चलें आगे। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल बच्चों, ट्राई जरूर करें, शाबाश। 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। रिपीटिशन अलाउड, नॉट अलाउड, बताओ जी। 24 और 625, 24 625, ठीक है। 5 लास्ट में आना चाहिए, 5, तो एक फिक्स हो गया 5, है ना जी। तभी तो डिविजिबल बाय 5 क्या होता है, जो लास्ट में 5 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बच गए कितने नंबर? 4 3 2 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, आ गया 24। इधर तो एक ही फिक्स होगा, लेकिन यहाँ पे 5 5 5 5 5 की पावर 4, 625। बात क्लियर है? आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लोगे। आगे चले क्या अगले पे? चलो इसमें मजा आएगा, ये करके दिखाओ, ये ये करके दिखा, करो तो। उसको कहाँ हॉस्टल छोड़ा है क्या? मिला नहीं क्या वो?
चलें क्या? हुआ? पहले का 24, दूसरे का 125। 4 डिजिट का नंबर बनाना है क्या? डिविजिबल होना चाहिए किससे? 4 से। 4 से डिविजिबल। क्या सोच रहा है गगन? आ गया? नहीं आया? थोड़ा धरती में देख, गगन से आएगा। गगन गगन को देख रहा। गगन तो रोज कहता होगा आज मैं ऊपर आसमान नीचे। लाइब्रेरी नीचे है। सही तो है, तो ऊपर है, लाइब्रेरी नीचे है। लेकिन लाइब्रेरी में कोई आसमान नहीं है। चलो जी। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है बच्चों। मजे की बात क्या है? डिविजिबल होना चाहिए। अब 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब मुझे बताओ, अब लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, ये मैं कैसे निकालूं भाई? मुझे क्या पता कैसे होगे? तो उन्हीं नंबर से मैं देखूंगा कि क्या क्या आ सकती है। जैसे यहाँ 1 आ गया, तो क्या यहाँ 2 आ सकता है? आ सकता है ना। 12 4 से डिविजिबल होगा नंबर। 1 के साथ कुछ और आ सकता है क्या? 1 3, 1 4, 1 5। 2 के साथ 2 1, 2 3, 2 4, 2 5। 3 के साथ 3 1, 3 2, 3 4, 3 5। 4 के साथ 4 1, 4 2, 4 3, 4 5, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4। जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है तो ऐसे कितने केस बन सकते हैं? यानी कि इन दोनों जगह पे मिला के कितने नंबर आ सकते हैं? टोटल डिजिट कितनी है? इन दोनों जगह पे कितनी डिजिट आ गई? बची कितनी? वो तीनों डिजिट कहाँ आ सकती हैं? 5 में से 1 2 3 डिजिट आ चुकी हैं। बची कितनी? 2 तिया 6, 6 चौके 3 चौके 24, 6 चौके 24। बात क्लियर है? जब भी 4 की डिविजिबिलिटी आएगी थोड़ा सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं कि अब हमें केसेस निकालने पड़ेंगे कि कौन कौन से इनसे नंबर बन सकते हैं जो कि 4 से डिविजिबल होंगे। 4 से डिविजिबल आपके 4 नंबर बने। अब ये नंबर कोई एक जगह तो आएगा नहीं, ये 2 जगह घेरेंगे। इन 2 जगह पे मिला के 1 2 3 4 केस बन सकते हैं। टोटल डिजिट थी 5, 1 और 1, 2 डिजिट आ चुकी हैं। डिजिट कितनी बची? 3। वो तीनों डिजिट यहां आ सकती हैं। कितनी बची? 2। वो यहां आ सकती हैं। 2 तिया 6, 6 चौके 24। इतने केसेस बन सकते। अब मैंने रिपीटेशन अलाउड कर दी। अब बताओ रिपीटेशन अलाउड वाले कितने बने? चलो निकालो। 25 वाला 125। मैं 100 भी ऑप्शन में डालना है ना, अगले में डालता हूँ। तो हाँ, एक तो पहले सवाल में था, एक साथ में 100 डालते हैं ना। इसमें क्या होगा बच्चों, जब आपके 4 नंबर आएंगे तो जब रिपीटेशन अलाउड होगी ना, तो
एक एक 11 हो सकता है क्या? 22, 33, 44 हो सकता है। 44 जब होगा तो ये कितने केस बन जाएंगे यहाँ पे? 5। टोटल 5 केस आ सकते हैं। अब टोटल डिजिट कितनी है? यहाँ कितनी आ गई? बची कितनी? 3। ओके ओके ओके, रिपीटेशन अलाउड है। पांचों की पांचों आ सकती हैं, पांचों की पांचों आ सकती हैं। 100। बात क्लियर है? रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं होता तो ऊपर वाला, अलाउड है तो ये 44 भी आ जाएगा। यहाँ पे 5 केस बनेंगे। आपने हो सकता है 4 केस अगर लिए हों तो 4 गुना 25 100 हो गया हो, बट 100 तो ऑप्शन में नहीं था, डालते तो मजा आता है ना। बात क्लियर है? क्या 30? 30 कैसे? अच्छा, तूने भी वैसे कर दिया था। हाँ, ये भी हो सकता है, 30 भी डाल सकते हैं। तो ये है मजेदार, बहुत मजेदार चीज है। डिजिट्स का खेल है, नंबर्स का खेल है, बट थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। दिमाग लगाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस प्रैक्टिस थोड़ी करनी होगी आपको, आंसर आ जाएगा। आगे चलूं क्या? चलो ये करो, आज का आखिरी सवाल करो, शाबाश। हम्म हम्म अगले का। देखो, लगाओ दिमाग, कितना आएगा? रिपीटेशन अलाउड है, अलाउड है तो कौन कौन से डिजिट्स आ सकती हैं? ये आएगा 1944, यूनिट डिजिट से उड़ा दिया। आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है बच्चों, ठीक है? रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 6 आ सकता है, 12 16। 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 6 नहीं आ सकता। 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 6 आ सकता है। 4 के साथ कुछ नहीं, 5 के साथ 2, 5 के साथ 6, 6 के साथ 4। बात क्लियर है? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे टोटल केसेस बन गए हैं 8। यहाँ पे टोटल डिजिट हैं 6, 6 में से 2 यहाँ आ गई, बची कितनी? 4 3 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 8 192 है ना, 25 8 200 होता है, 8 घटा दो 192। अब अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउ हो जाती हैं तो एक 44 बढ़ जाएगा, है ना? 11 22 33 44 55 66, खाली 44 है जो कि डिविजिबल है 4 से, बाकी नहीं है। 8 की बजाय कितने केस हो जाएंगे यहाँ पे? मिला के हो जाएंगे 9, और टोटल कितने हैं? 6 6 6 6, 6 छिके 36, 6 छिके 36, 6 निमत 54, लास्ट में 4 आएगा। एक ही केस है, 1944 आपका आंसर आ। बात क्लियर है? चीज़ें बहुत आसान है, थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसने पहली बार परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ा है
उम्मीद तो है कि उसको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से उठाया है। सारी चीज़ मैंने एक एक करके बताई है आपको कि क्या परमुटेशन, क्या कम्बिनेशन है, क्या फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूले के कैसे बनाई जा सकती हैं। ठीक है, यही चीज़ों को आप दिमाग में बैठाना, इसको नोट कर लेना, अच्छे से नोट्स बनाओ। कि नोट्स बनाए होंगे ना आपके, तो आप अगर एक नहीं 5 साल बाद भी उठा के देखोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी। तो अगर नोट्स नहीं बनाए होंगे ना, तो आपकी सारी चीज़ें धुंधली हो जाएंगी। और पेपर के टाइम पे खाली आपको नोट्स ही काम आता है। आप उठा के क्लास नहीं देखेंगे, आप बुक नहीं करेंगे, आप खाली क्या करेंगे, या तो मॉक टेस्ट या नोट्स की रिवीजन। तो नोट्स हर सब्जेक्ट के बनाने हैं। खासकर जो बच्चा अभी 26 पे फोकस कर रहा है, उसके पास टाइम है, वो नोट्स बना सकता है। जो क्लासेस ले रहा है 5-6 महीने, जितना भी आपका क्लासेस बचा है, 4 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने, जितना भी है, सारे के सारे बढ़िया नोट्स बनाने हैं आपको। सारी चीज़ें लिखनी है जो टीचर लिखवाता है, A to Z। ऐसा नहीं कि यार ये तो आसान सी चीज़ है, ये तो मुझे आती है, तो लिख के मैं क्या करूँगा, नहीं। A to Z सब लिखना है नोट्स में। चाहे एक क्वेश्चन के 3 तरीके बताएं, तीनों लिख लो, 2 बताएं, दोनों लिख लो। खुद से सोल्व करने की कोशिश करो अलग अलग तरीकों से सवाल को। ठीक है, और नोट्स की बार बार रिवीजन करनी है। अब जैसे परमुटेशन कम्बिनेशन मैं करवा रहा हूँ, सपोज करो मैं आपको 50 सवाल करवाता हूँ, ये 50 के 50 हो जाएंगे। फिर आप कोई ना कोई प्रीवियस ईयर की बुक उठाएंगे, बुक में आपको सवाल मिलेंगे, वो सवाल करोगे, उसमें जो अच्छे सवाल मिलेंगे वो अपने नोट्स में ऐड कर लेना। फिर आप कभी मॉक दोगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपके मॉक चलते रहेंगे। पता लगे आपने 100, 150, 200 मॉक दिए, उन मॉक में अगर एक एक क्वेश्चन मिला, 200 क्वेश्चन मिले, 200 छोड़ो, चलो 100 क्वेश्चन भी मिले, तो में से 80-90 सवाल होंगे जो आपको क्लास के कंसेप्ट से निकल जाएंगे, इजी लगेंगे, बस डेटा चेंज होगा। बट 10 सवाल ऐसे होंगे, 15 सवाल ऐसे होंगे जो आपको थोड़े नए लगेंगे, जो ना बुक में मिले ना क्लास में मिले, उनको और नोट्स में ऐड कर लिया। और एट द टाइम ऑफ रिवाइजिंग द थिंग्स व्हेन योर एग्जाम इज नियर बाय, खाली आपको नोट्स में वहां पे सब कुछ है आपके पास टीचर का है, बुक का है, मॉक का है, पूरा निचोड़ आपने नोट्स में लिख रखा है। बस उसको रिवाइज करके जाना है, पेपर में प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जिस बच्चे ने इतनी सी चीज़ें कर ली, ये सारी चीज़ें मैं अपनी पहली क्लास में बताता हूँ बच्चों को कि भाई ऐसे ऐसे करके तैयारी करना, जो टीचर ने आज पढ़ाया है उसको आज ही रिवाइज करना। उसके बाद अगले दिन, जैसे सपोज करो मैंने आज आपको परमुटेशन कम्बिनेशन कराया, तो आपका अभी फर्ज ये है कि अभी तो हमने नोट्स साथ में नहीं बनाए, बट नोट्स बना लो। आप नोट्स बनाते ही आज रिवाइज करो एक बार। आपने रिवाइज कर लिया, अब आपकी कल क्लास है या परसों क्लास है, तो क्लास होने से पहले एक बार रिवाइज करके आओ। हालांकि आसान है चीज़ें, आपने कल ही पढ़ी थी, बट फिर भी आप कनेक्ट करेंगे, आपको चीज़ें याद होंगी लंबे टाइम तक। तो क्लास में आने से पहले भी रिवीजन करके आओ, क्लास से जाने के बाद भी रिवीजन करो। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप सिलेबस तो करते जाएंगे, बट आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे, आपको कुछ भी याद ही नहीं रहेगा। तो इसलिए रिवीजन बहुत मस्ट है। मैं देखता रहता हूँ लाइब्रेरी में बच्चे सारा दिन क्लास ही ले रहे हैं, मैं उनको मना करता हूँ जा जाके, भी सारा दिन क्लास नहीं लेनी है। उनकी मेंटरशिप में लिखता भी हूँ कि क्लास लेनी है 6-6.5 घंटा, बाकी 5-6 घंटा आपको उसकी रिवीजन करनी है। अगर रिवीजन नहीं की है तो फिर आपको समस्या होगी। खाली सिलेबस करते गए कि चलो पहले सिलेबस कर लेता हूँ फिर रिवीजन कर लूँगा इकट्ठी, तो वो इफेक्टिव तरीका नहीं होगा। वो जो चीज़ें आपने आज की हैं, वो अगर लंबे टाइम तक आप याद करना चाहते हो, रखना चाहते हो, कंसेप्ट को बिल्ड करना चाहते हो, तो उसकी रिवीजन आज ही ज़रूरी है। ठीक है, तो जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं खाली उनके लिए तो ये मेरा संदेश बिल्कुल रहेगा ही रहेगा कि आपको रिवाइज करना ही करना है। ठीक है, और चलो अभी जाके इसको नोट कर लो, है ना, और बाकी जो भी दिन में किया है उसको थोड़ा रिवाइज कर लो, और आगे की प्रोसेस चालू रखेंगे। कोशिश करता हूँ कि रोज़ ही अपन क्लास ले लें, परमुटेशन कम्बिनेशन ख़त्म कर लें पेपर से पहले, प्रोबेबिलिटी कर लें और स्टैटिस्टिक्स कर लें। आज क्योंकि हम कंसेप्ट डेवलप कर रहे थे तो 40-45 मिनट तो उसी में चले गए हमारे। कल हम क्वेश्चंस की क्वांटिटी जो है ज़्यादा करेंगे। ठीक है, और आज थोड़ा ये कंसेप्ट आप रिवाइज करके आओगे ना, तो कल क्वेश्चन भी आप खुद से निकालोगे, जल्दी करोगे। और कल मैं आपको शीट भी दे दूंगा, तो पहले से भी आप क्वेश्चंस करके आ सकते हो, ताकि हम क्लास और जल्दी करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करके चैप्टर जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। चलो ठीक है।
मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।